दोस्तों, पेशे विचित्र मूर्तिकार। ये कवर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। गोपीपुर राज्य में जयवर्धन नाम का एक अत्यंत कुशल मूर्तिकार रहता था। उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति बड़ी सजीव प्रतीत होती थी। वाह जयवर्धन, कैसी सुंदर मूर्ति बनाई है। ऐसा लगता है जैसे मूर्ति अभी बोल तब बोली। और ऐसा कुशल सिद्ध मूर्तिकार हमने आज तक दूसरा नहीं देखा। कुशल मूर्तिकार होने के साथ साथ वह भगवान शंकर का सच्चा भगत था। आधी रात हो या वह दिन प्रतिदिन शिव मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाया करता था। इस प्रकार जयवर्धन अपनी पत्नी बरखा के साथ संपूर्ण जीवन सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह भयानक तूफान व वर्षा में गिरता पड़ता मंदिर पहुंचा। जयवर्धन, तू मेरा बचपन से पूजा करता आ रहा है। मैं तेरी अटूट भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांग क्या मांगता है? भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं आज मेरा जीवन कृतज्ञ हो गया, इसलिए मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। तब शंकर भगवान ने उसे मोतियों की एक माला देते हुए बोला, जयवर्धन, इस माला के प्रभाव से तुम ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित बन जाओगे और लोगों के भूत भविष्य में सच्ची बातें बता सकोगे। साथ ही तुम इस माला से अपने जीवन में अनेक बार एक बार कोई अनहोनी इच्छा प्रकट कर सकते हो। यह माला तुम्हारी अनहोनी इच्छा तुरंत पूरी कर देगी, लेकिन एक बार ध्यान में रखना, यह माला किसी शुभ कार्य के लिए ही इच्छा प्रकट करोगे। अगर तुमने किसी गलत कार्य के लिए माला से इच्छा प्रकट करोगे तो माला का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएगा, साथ ही तुम्हारा ज्योतिष ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा। भगवान, आपकी दी हुई माला के द्वारा मैं कभी अनुचित कार्य नहीं करूँगा। तब जयवर्धन आशीर्वाद देकर भगवान शंकर अदृश्य हो गए और वह माला जयवर्धन को खुशी से उछलता हुआ अपनी पत्नी बरखा के पास पहुंचा और उसने विस्मित पूर्व सारी बात बताई। माला के बारे में जानकर बरखा ने जयवर्मा से कहा, स्वामी, अगर मेरी सलाह मानो तो शंकर भगवान की दी ही माला को हम काफ़ी धनवान बन सकते हैं। वह कैसे? मैंने सुना है गोपीकर राजा हर्षवर्धन के दरबार में ज्योतिष का स्थान रिक्त है। इस माला को पहनकर तुम हर्षवर्धन के पास जाओ और उनकी ज्योतिष विद्या के बारे में बताओ। अगर वह ज्योतिष विद्या तुम्हें खुश हो गई तो वे तुम्हें अपने राज्य के ज्योतिषी नियुक्त कर लेंगे और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। बरखा, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी दरबार जाता हूँ। अतः वह माला गले में पहना और राजमहल की ओर चल दिया। मूर्ति बनाने बना बनाने में अधिक धन प्राप्त नहीं होता। वह इस माला के जरिए राजदोषी बनकर आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। इस बात को सोचता हुआ राजा जैसे हर्षवर्धन के दरबार में जा पहुंचा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। तुम कौन हो युवक? पहले कभी हमने अपने दरबार में नहीं देखा। महाराज, मैं आपके राज्य का रहने वाला जय वर्मा मूर्तिकार हूँ। मूर्तिकार होने के साथ साथ ज्योतिष का ज्ञान भी रखता हूँ। आपके दरबार में ज्योतिष का स्थान रिक्त है, उसी पद के प्रार्थी बनकर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ओह, तुम हमारे ज्योतिष बनना चाहते हो? कहकर हर्षवर्धन को सोचने लगा। फिर जयवर्मा से कहा, अगर तुम हमारी और हमारे परिवार की जन्म कुंडली देखकर हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सही सही बता सको तो तुम्हें अपना राजज्योतिषी नियुक्त कर लेंगे। ठीक है महाराज। तब हर्षवर्धन ने एक सेवक को आदेश दिया, सेवक जाकर राजमहल से हमारी पत्नी रत्ना व युवराज प्रियवर्धन का जन्म कुंडली ले आओ। जो आज्ञा महाराज। जल्दी ही सेवक जन्म कुंडलियाँ ले आया। तब जय वर्मा ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करने लगा और एक बुरी तरह चौंका। ओह, जन्म कुंडली के अनुसार आज से 10 मिनट बाद ही महाराज, महारानी व युवराज पर कोई संकट आने वाला है। वह परेशान हो गया। क्या बात है जयवर्धन? जयवर्मा, तुम कुंडली यहाँ देखकर इतने विचलित क्यों हो उठे? महाराज, वैसे तो आज का दिन आपकी महारानी युवराज के लिए शुभ है, लेकिन 10 मिनट पश्चात केवल एक क्षण के लिए आप तीनों पर भयंकर संकट आने वाला है। अच्छा महाराज, मेरा ज्योतिष तो यही कहता है कि मेरा कहना मानो तो इस घड़ी आने वाले पल में 5 मिनट
के लिए केवल सिंहासन त्याग दीजिए और ऐसा करने पर आपका संकट टल जाएगा। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन यह बताओ युवराज यु कि युवराज व महारानी पर कैसा संकट आने वाला है। महाराज, ज्योतिष के अनुसार महारानी या युवराज पर उद्यान में सरोवर के किनारे टहल रहे टहलते टहलते अचानक युवराज फिसलकर सरोवर के जल में गिरेंगे और उन्हें बचाने के लिए महारानी भी सरोवर में कूद पड़ेगी। ओह, यह तो तुमने बड़ी विचित्र बात बताई जयवर्मा। महाराज, परेशान न हो, मैं जानता हूँ कि राज उद्यान में इसी समय महारानी युवराज के अलावा भी कोई नहीं है, इसलिए उन्हें पुकार पुकार पर भी कोई बचाने नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप समय रहते सेवकों को भेज दें तो युवराज और महारानी की जान बच सकती है। हर्षवर्धन ने तुरंत ही सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राजकीय उद्यान में जाकर महारानी और युवराज को वहाँ की कुशलतापूर्वक है या नहीं। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेवक चला गया। ठीक 9 मिनट पश्चात ही हर्षवर्धन सिंहासन से उतरकर खड़ा हो गया। जयवर्धन, तुम्हारी ज्योतिष विद्या को परखने के लिए हम सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। अब देखें तुम्हारी भविष्यवाणी सही निकलती है नहीं। और 1 मिनट पश्चात भयानक हादसा हुआ। अरे, यह क्या हुआ? वो फानुस तो सिंहासन पर आ गिरा। ओह, इसका मतलब सिंहासन पर बैठा होता तो मेरी बुरी तरह मेरा कचूमर निकल जाता। इसका मतलब जयवर्मा की भविष्यवाणी की थी। जयवर्मा की भविष्यवाणी में सुनार इसी समय महारानी युवराज की जान के लिए संकट आया होगा। पता नहीं राजउद्यान में उन पर क्या बीती होगी। कुछ ही पल बाद जयवर्मा से बोला, जयवर्मा, तुम यहीं पर ठहरो, मैं अभी राज के उद्यान में जा रहा हूँ। जो आज्ञा महाराज। और हर्षवर्धन दौड़ता हुआ भागता हुआ राज उद्यान में पहुंचा और सरोवर के पास गया। अचानक ही तट पर युवराज और उसके सेवक महारानी को कंधे पर उठाए हुए तट की ओर आ रहे थे। ओह, इसका मतलब इन दोनों के साथ जयवर्मा के कथन अनुसार दुर्घटना घट चुकी है। तट पर पहुंचकर हर्षवर्धन ने सेवक से पूछा, सेवक, महारानी व युवराज सरोवर में कैसे गिर गए? महाराज, जब मैं उद्यान में पहुंचा तो मैंने देखा युवराज सरोवर में डूब रहे हैं तथा उसे बचाने के लिए महारानी सरोवर में कूद गई, लेकिन तभी सरोवर में डूबने लगी। मैंने उन्हें बचाने के लिए स्वयं सरोवर में कूद पड़ा था। इसका मतलब यह है कि जयवर्मा वास्तव में ज्योतिष विद्या में प्रचंड पंडित है। न ही वह हमें आने वाले संकटों से सावधान कर सकता है, मेरी और महारानी युवराज की जान बचाती न ही जान बचती। हमें ऐसे व्यक्ति को राज ज्योतिष बनाना चाहिए, समय पर उचित बात बता सकते हैं। हर्षवर्धन ने सेवकों को द्वारा बेहोश महारानी रत्ना व पुत्र प्रियवर्धन को राजमहल भिजवा दिया। राजवैद्य को तुरंत आकर दोनों का निरीक्षण किया। घबराने की कोई बात नहीं महाराज, महारानी युवराज के पेट में सरोवर का जल चला गया, लेकिन परिणाम स्वरूप ये अभी तक बेहोश हैं। इसके माथे पर एक लेप कर रहा हूँ, जिससे जल्दी ही होश में आ जाएंगे। राजवैद्य जी, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए। राजवैद्य के उपचार के बाद महारानी युवराज प्रियवर्धन से होश आ गया। तुम दोनों ठीक हो? जी पिताजी महाराज। जी महाराज। उन्हें स्वास्थ्य पाकर हर्षवर्धन दरबार की ओर चल दिया। दरबार में पहुंचकर उसने जयवर्मा से कहा, जयवर्मा, निश्चित ही तुम ज्योतिष विद्या में निपुण हो। तुमने हमारे परिवार के बारे में जो भविष्यवाणी की थी निरपेक्ष सत्य निकली, इसलिए हम इसी समय तुम्हें अपने राज ज्योतिषी नियुक्त करते हैं। आज से तुम प्रतिदिन हमारे परिवार की राजकुंडली देखकर हमारे परिवार को भविष्य बताया करोगे। जो आज्ञा महाराज। उसी दिन जयवर्मा ने हर्षवर्धन को राज की ज्योतिषी बना दिया और हर समय वह राजा हर्षवर्धन और युवराज की वीर्यवर्धन की कुंडली देखकर उसके बारे में घटने वाली घटनाएं को विस्तार से बताने लगा। महाराज, आज के दिन आपके लिए शुभ है। महारानी व युवराज के लिए भी आज का दिन साधारण है। आज दिन में आप लोग जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका सफलता मिलेगी। शंकर भगवान द्वारा दी माला के कारण जयवर्धन भी भविष्यवाणी करता हुआ सत्य सत्य निकलती, इसलिए जयवर्धन उसकी बहुत इज्जत करने लगा था। उधर राजा जयवर्धन हर्षवर्धन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी। अनुभव में पले बड़े जयवर्धन की पत्नी बरखा यह देखकर खुश हो गई। स्वामी, हमारे दिन कैसे फिर गए? सबके दिन फिरे। बरखा, यह सब शंकर भगवान की दीमाला के कारण हुआ है, वरना मैं जीवन में मिट्टी की मूर्तियां बनाता बेचता था। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। एक दिन शर्माते हुए बरखा ने जयवर्धन से कहा, स्वामी, एक खुशखबरी, आप पिता बनने वाले हैं, क्या सच?
धीरे धीरे यह घटना पूरे 9 महीने बीत गए और बरखा के गर्भपाल पूर्ण हो गया। जब वह किसी समय माँ बन सकती थी। स्वामी, आज तुम पियत कुछ घबरा रही है, तुम हिम्मत रखो, तुम्हारे पास ही हूँ। और उसी रात मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रह रह कर बिजली चमक रही थी। एक आदमी जयवर्धन की हवेली के बंद दरवाजे पर दस्तक दी। ठक 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 ठक। रात्रि के इस पहर इस मौसम में कौन हो सकता है? कौन हो तुम भाई? मैं करण नगर का व्यापारी भी खूमल हूँ और भी बीकूमल हूँ और व्यापार करने के लिए नगर में लौट रहा था कि मूसलाधार वर्षा में फंस गया। इस समय मेरे पास बहुत धन है। इस समय अपने नगर की ओर गया तो राह में चोर डाकू मुझे लूट सकते हैं। इसलिए मैंने तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मेरी आज रात तुम्हें यहाँ ठहरा लो और सुबह होते ही मुझे नगर में चला जाऊँगा। इसमें इसे अपना ही घर समझो भिखुमल जी। और विपत्ति में मनुष्य मनुष्य के काम न आया तो फिर कि मनुष्य नहीं पशु में अंतर क्या रह जाएगा? आओ, घर के अंदर आओ। और घोड़े की लगाम पकड़कर व्यापारी जसवर्धन पे हवेली के आंगन में आ गया। अपने घोड़े को यहीं बांध दो। यहाँ घोड़े को बांधकर जब इस पर लदा लदा धन का थैला भिखुमल अपनी जयवर्मा के पीछे चल पड़ा। और एक कक्ष में पहुंचकर जब जयवर्मा ने उसे कहा, भिखुमल जी, आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं, लेकिन सोने से पहले अपने भीगे वस्त्र बदल लें, नहीं तो तुम्हें ज्वर चढ़ जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं। और अतः वस्त्र बदलकर भिखुमल आराम करने के लिए शयन कक्ष पे लौट गया। धन का थैला उसने अपने सिरहाने पर रख लिया। और हवेली के स्वामी तो बहुत ही दयालु हैं, मगर मुझे यहाँ पर पनाह मिली। मुझे सारी रात मूसलाधार में बिकता रहता। वो दूसरी ओर अपने कक्ष में जयवर्धन के मन में एक कुविचार आया। व्यापारी भिखुमल के पास बहुत धन है, यदि मैं उसके धन को किसी प्रकार कब्जा हो जाए तो मालामाल हो जाऊं, लेकिन उसके धन पर मेरा कब्जा कैसे हो सकता है? क्यों न मैं इस भिखुमल को बहुत की घाट उतार दूं और धन को अपना कब्जा कर रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर भिखुमल की मौत की घाट उतार देता हूँ तो बाद में उसकी लाश को ठिकाने लगाने में समस्या आएगी। मैं उसकी लाश को कहाँ छिपाता फिरूंगा? अतः मुझे ऐसा करना चाहिए, सांप भी मर जाए लाठी में न टूटे। अतः मन ऐसी योजना बनाने लगा। सहसा सहसा उसे याद आया, शंकर भगवान ने माला देते वक्त मुझसे कहा था कि दोबारा मैं जीवन में केवल एक बार कोई अनहोनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, क्योंकि आज मेरी माली मैं मालों से बहुत अच्छा, क्यों न मैं आज माला से अपनी इच्छा पूर्ण कर लूँ। यह सोचकर माला गले से उतारी और हाथ में लेकर माला, आज मुझे अपनी एक इच्छा पूरी करवाना चाहता हूँ। इतना कहकर माला ने एक सुंदर स्त्री प्रकट होगी। क्या हुक्म है मेरे आका? तुम कौन हो सुंदरी? मैं इस माला में वास करने वाली देवी हूँ। मुझे पुकारा इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने चली आई। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवी, मेरी इच्छा है, घर में भिखुमल है जो परदेशी ठहरा हुआ है, उसकी मृत्यु हो जाए। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका सब हवेली के कक्ष से गायब हो जाए। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, पर अब तुम मुझे इस कक्ष में ले चलो जिसमें भिखुमल सोया है। भिखुमल के कक्ष में पहुंचकर माला में वास करने वाली देवी सोए भिखुमल पर सीधा हाथ करके कहा, भस्ट नष्ट भस्ट हो जा। और अगले ही पल ओ भिखुमल के शरीर में आग की लपटें लगने लगी। हाय, मैं बचाओ। और कुछ पलों में भिखुमल का सूरज जलकर भस्म हो गया और उसकी शयन कक्ष में केवल राख पड़ी थी, भस्म हो गया। और तत्पश्चात वह भस्म भी गायब हो गई। स्वामी, मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। अच्छा। और जयवर्धन का कथन सुनकर सुंदरी धीरे धीरे लोप हो गई। सिर दिवे पूरी तरह लोप हो गई और वह खुशी से उछलता हुआ जयवर्धन धन की थैली के पास पहुंचा। यह सारा धन मेरा है। और घटना के दूसरे दिन प्रातः ही बरखा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। बरखा, लगता है तुम्हारे प्रसव का समय भी आ गया है। सेवक को भेजकर अभी दाई को बुलाता हूँ, वह तुम्हारा प्रसव करवा दे करवाएगी। और बाहर जाकर सेवक को आदेश दिया, जाओ भाई, जाकर हीरा दाई को बुला लाओ। जो आज्ञा मालिक। हीरा दाई ने आकर बरखा के कक्ष में घुस गई और जयवर्धन उतावला सा बैठा रहा था। पता नहीं भगवान ने मुझे संतान देगा या पुत्र या पुत्री।
लेकिन क्यों न मैं अपनी जन्म कुंडली देखकर पता लगा लूँ मुझे पुत्र होगा या पुत्री उत्पन्न होगी। यह सोच जयवर्धन ने अपनी जन्म कुंडली खोलकर उसे अध्ययन करने लगा। जन्म कुंडली का अध्ययन करके जयवर्मा बुरी तरह चौंका। ओह, यह मेरी जन्म कुंडली में तो साफ साफ लिखा है मेरी यहाँ संतान नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब तो मेरी पत्नी बरखा चरित्रहीन है, उसकी कोख में उत्पन्न होने वाली संतान मेरी न होकर किसी और की है। जयवर्मा बुरी तरह परेशान हो उठा। ऐसा कैसे हो सकता है? बरखा मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। क्यों दिया? जयवर्धन इसी सोच में डूबा था कि तभी धीरा ताई ने आकर उनसे कहा, बधाई हो जयवर्मा जी, आपके यहाँ बेटा हुआ क्या? हाँ, ऐसा मुंह मत फाड़ो, क्या मैं देख रही हो? जयवर्मा, लाओ मेरा पुरस्कार दो। और जयवर्मा ने बुझे मन से गले में पड़ा हार उतारा और हीरा को दे दिया। लो हीरा दाई। वो तत्पश्चात उससे बोला, बरखा जैसी चरित्रहीन स्त्री के पास अब मैं कदापि नहीं रहूंगा। मैं इसी समय घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसने उसी समय बरखा के नाम पत्र लिखा और कक्ष में उस पत्र को रखकर अपनी हवेली से निकल गया। दूसरी ओर बरखा अपनी सेविका से कहा, चारू, पुत्र के जन्म की सूचना पाकर तुम्हारे मालिक मेरे पास नहीं आए। पता नहीं क्या बात है, जरा देखो तो सही मालिक इस समय अपने कक्ष में क्या कर रहे हैं। जो आज्ञा मालकिन। सेविका तुरंत ही जयवर्मा के कक्ष में पहुंची। अरे, कक्ष में तो कक्ष खाली पड़ा है, माल यहाँ नहीं है। तभी उसकी दृष्टि मेज पर रखे पत्र पर पड़ी लगा है। लगता है मालकिन के नाम यह पत्र लिखकर मालिक कहीं चले गए। मुझे पत्र जाकर मालकिन को देना चाहिए। सेविका बरखा के पास गई। क्या बात है चारू, तुम्हारे मालिक तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मालकिन, वे तो नहीं कक्ष में नहीं थे। हाँ, यह पत्र उनके कक्ष में रखा था। बरखा ने पत्र पढ़कर हंस रहेगी। ओ स्वामी, मेरे चरित्र पर इस प्रकार से क्यों किया? मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाता छोड़कर वह कहाँ चली गई? अब हाय, मैं क्या करूं? यह सोचकर बस बरखा सुबक सुख कर रो पड़ी। मालकिन, यह पत्र पढ़कर क्यों रो रही है? पत्र में ऐसा क्या लिखा है? चारू, मेरे पत्र में तकदीर का फैसला लिखा है जिसे तू ना समझेगी, कहकर वह पुनः रोने लगी। दोपहर हो गई, लेकिन बरखा उसी प्रकार दुखी मन से सैया पर पड़ी रही। सेविका ने आकर कहा, मालकिन, राजा हर्षवर्धन का सेवक आया है, जाओ उसे यहीं पर ले आओ। कुछ देर बाद हर्षवर्धन का सेवक बरखा के सामने खड़ा था। राजज्योतिषी जयवर्मा जी आज समय पर महाराज हर्षवर्धन के पास नहीं पहुंचे, क्या कारण है? दूत जयवर्धन घर छोड़कर बिना बताए कहाँ चले गए हैं? जयवर्धन जी के लौटने की तो अब कोई आशा नहीं है। महाराज से कहना कि अब नए राजज्योतिषी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। दूत ने यह सूचना हर्षवर्धन को दी तो वह सोच में पड़ गए। राजज्योतिषी जयवर्धन हमें इस प्रकार छोड़कर चले जाएंगे, ये हमने स्वप्न में नहीं सोचा था। उसकी की भविष्यवाणी के अनुसार हम अपने सारे कार्य करते थे। अब ऐसा निपुण ज्योतिषी कहाँ मिलेगा? उसी दिन बरखा अपने नवजात शिशु को गोद में लेकर राजा हर्षवर्धन के पास बैठी। देवी, तुम कौन हो? महाराज, मैं ज्योतिषाचार्य जयवर्मा की पत्नी बरखा हूँ। आज प्रातः ही मेरे पति मेरे नवजात पुत्र को त्याग कर कहीं चले गए हैं। आपके इन्हीं कारण मैं राजसी सुख सुविधा में रहने हवेली उपलब्ध की थी। अब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। आपकी दी गई हवेली की सारी सुख सुविधाएं मैं वापस लौटाने आई हूँ। अब मेरा उन पर कोई हक नहीं है। देवी, राज ज्योतिषी जयवर्मा इस प्रकार राज्य छोड़कर चले जाने से हमें बहुत दुख है। उनकी की हुई भविष्यवाणी हमें कई बार मौत के मुंह से जाते जाते बचे हैं। इसलिए उनके जन्म आज नम्र ऋणी रहेंगे। तुम्हें हवेली व राज्य सुख सुविधा छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्राप्त जीवन उस हवेली में रह सकती हैं। वहां से पहले की तरह सारी सुख सुविधा मिलती रहेंगी। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं। अब मैं हवेली में वापस नहीं जाऊंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। बरखा उसी समय गोपीपुर राज्य छोड़ दिया और अपने पुत्र को लेकर मणि ऋषि के आश्रम में पहुंची। प्रणाम ऋषि। अखंड सौभाग्यवती बहु कौन हो देवी तुम? यह सुनकर बरखा फूट फूट कर रो पड़ी। भू, अरे देवी, तुम रोने लगी, चुप हो जाओ और हमें अपने रोने का कारण बताओ।
किसी प्रकार बरखा चुप हो गई। मणि और मणि ऋषि से बोली, ऋषिवर, मेरे भाग्य की मारी हूँ, मेरे माथे पर कभी न मिटने वाला कलंक का टीका लगा हुआ है। इतना कहकर बरखा अपनी दुखद कहानी मणि ऋषि को कह सुनाई। वो तत्पश्चात वह ऋषि बोला, ऋषिवर, न जाने मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके सब स्वरूप मुझे पति ने ऋण पर शक किया। बरखा बेटी, तुम दुखी न हो, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी इसमें इसमें खरी उतरना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषिवर, अब मैं क्या करूं। बरखा बेटी, तुम आज से यहीं रहोगी और हम तुम्हारे पुत्र का उचित प्रकार से लालन पालन पोषण करेंगे। विश्वास रखो, एक दिन तुम्हारा बेटा इस तुम्हारे माथे का कलंक के टीके को मिटाएगा। और बरखा उसी दिन मणि ऋषि के आश्रम में साध्वी की तरह बनकर रहने लगी। वह मन लगाकर साधु की सफाई पूजा पाठ करती। और दूसरी ओर राजा जयवर्धन बिना राज्य के रहने लगा। वह जयवर्धन बिनापुर राज्य में रहने लगा और वहाँ पर मूर्तियाँ बनानी आरंभ कर दी। वह सोचने लग करता, अब मैं राज अपनी ज्योतिष विद्या के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। इसी ज्योतिष विद्या के कारण मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। न मैं ज्योतिष विद्या आती, न ही मैं अपनी जन्म कुंडली देखता। लेकिन बेचारा क्या जानता था, भगवान शंकर के वरदान से निशिभूत भिखुमल की हत्या करवाने के कारण उसका ज्योतिष ज्ञान समाप्त हो चुका है और माला भी बेकार हो गई है। मूर्तियां बनाते ही वह सिद्धार्थ था। वह जल्दी ही बिनापुर के लोगों ने उसका कला का प्रशंसन हो गए, मुंह मांगे दामों पर उसकी मूर्तियां खरीदने लगे। जयवर्धन, इस मूर्ति का मूल्य क्या है? 10 मुद्राएं। और मणि, इधर मणि ऋषि के बरखा के बेटे का नाम कीर्ति वर्मा रखा। और जैसे जैसे कीर्ति वर्मा बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसे ज्ञान की नीति बुद्धिमानी भरी बातों को समझने लगा। बेटा कीर्ति वर्मा, ईश्वर के अतिरिक्त कभी किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। जी गुरु जी। जब इसी प्रकार 10 वर्ष बीत गए और कीर्तिवन युवा हो गया, एक दिन मणि ऋषि से उससे बोले, बेटा तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब तुम्हें इस शिक्षा का फायदा उठाना चाहिए। कैसे गुरुजी? तब मणि ऋषि ने उसे समझाया, बेटा कीर्ति तुम्हारी माँ पर बहुत कष्ट झेल कर तुम्हें ऐसा पाला पोसा, अब तुम युवा हो गई हो, अपनी माँ का दुख देना तो सुख देना तुम तो सबसे पहला कर्तव्य है। अपनी माँ के द्वारा शिक्षा, अपनी माँ को समस्त सुख सुविधा चाहिए जुटानी चाहिए। मुझे खुशी है बेटा कीर्तिवन, तुम मेरी बात का मतलब समझ गए हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बिनापुर राज्य में तुम माधव मेरे शिष्य रह चुके हैं और तुम उनके पास जाकर लेकर चलता हूँ। तुम्हारी योग्यता अनुसार वह किसी पद पर नियुक्त कर देंगे। ठीक है गुरुदेव। और जब मणि ऋषि ने बरखा को बुलाकर कहा, बेटी बरखा, मैं कीर्तिवर्ण को बिनापुर राज्य के से तू धाम में के पास ले जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक आश्रम की में अकेली रहना। बिनापुर कीर्ति वर्मा की नियुक्ति होते ही मैं तुम भी उसके पास चली जाना। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। और प्रथम प्रस्थान करने से पहले कीर्तिवन ने अपनी माँ के चरण छुए, मुझे आशीर्वाद दो माँ। जा बेटा, भगवान तुझे सफलता प्रदान करे। और कीर्ति वर्मा मणि ऋषि के साथ वहाँ से बिनापुर राज्य की ओर चल दिया। भगवान, आज पहली बार मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है, उसकी रक्षा करना। और तब दोनों दृष्टि से ओझल हो गए तो आश्रम में वापस लौट गई। उधर राह में चलते चलते मणि ऋषि कीर्ति वर्मा से कहा, बेटा कीर्ति, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम इसलिए आज से तुम एक रहस्य की बात बताता हूँ। कैसे रहस्य की बात गुरुदेव? बेटा तुम ये जानते हो कि तुम्हारे पिता कौन है? नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने होश संभाला है, संसार में केवल आपको और माँ को देखा है। दोस्तों, तुम्हारे पिता का नाम जय वर्मा है। वह बहुत ही कुशल मूर्तिकार है। अपने जरा से लोभ के कारण वर्षों पहले उसने एक निर्दोष की हत्या करवाई थी। इसके फलस्वरूप उसे तुम्हारी माँ से दूर चले गया। कहते हुए मणि ऋषि ने उससे विस्तारपूर्वक सारी बात बताई और बोले, बेटा कीर्ति निर्दोष मनुष्य की हत्या करवाने के कारण तुम्हारे पिता अपनी जन्म कुंडली को गलत पड़ा और उसकी जन्म कुंडली मैंने तुम्हारी माँ से लेकर देखी तो उसमें जय वर्मा को एक पुत्र का पिता बनने साफ साफ लिखा था। हत्या
हत्या के दोष के कारण तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारी माँ व को भी परिवार से अलग होने का दुख झेलना पड़ा। इसलिए अब समय आ गया है जब तुम अपने पिता से मिलकर उसे सच्ची बात से अवगत कराओगे। पर गुरुदेव, मेरे पिता अब मुझे मिलेंगे कहाँ? बेटा, तुम्हें बीनापुर इसलिए ही ले जा रहा हूँ कि तुम वहाँ अपने पिताजी जयवर्मा से मुलाकात हो। अच्छा? हाँ बेटा, राजा सेतुदाम के दरबार में तुम्हारे पिता से मिलन होगा। वो आज से ठीक 7वें दिन बीनापुर पहुँच जाएंगे। गुरुदेव, पिता से मिलने की व्यग्रता मेरे 7 दिन पूरे 7 युग के बराबर बीतेंगे। इतना व्यग्रता ठीक नहीं है बेटा कीर्ति, थोड़ा धैर्य से काम लो, जिससे अपने परिणाम परिवार के सुख की प्राप्ति होगी। तब वे दोनों इसी प्रकार की बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर राज्य का भ्रमण करते हुए सेतु माधव जयवर्मा की झोपड़ी के बाहर से गुजरते हुए मूर्ति बनाते जयवर्मा की कला को देखकर ठिनक कर रुक गया। आह, यह मूर्तिकार तो बड़ी सुंदर मूर्तियां बना रहा है। और सेतु माधव ने कुछ सोचकर जयवर्मा से बोले, मूर्तिकार, तुम्हारी कला अद्भुत है। हम चाहते हैं हमारे दरबार के लिए तुम एक सुंदर सी न्याय की देवी की बना कर दो। जो आज्ञा महाराज के। लेकिन ऐसी मूर्ति केवल मुझे 7 दिन का समय चाहिए। ठीक है, 7वें दिन पश्चात तुम न्याय की देवी की मूर्ति लेकर हमारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा। जी महाराज। और जयवर्मा उसी दिन न्याय की मूर्ति बनाने में जुट गया। और ठीक 7 दिन पश्चात मूर्ति तैयार हो। महाराज, मूर्ति तैयार है। ठीक है, इस मूर्ति के ऊपर कपड़ा हटाओ ताकि हम मूर्ति देख सकें तुमने मूर्ति कैसी बनाई है। सेतु सेतु माधव के आदेश पाकर जयवर्धन ने मूर्ति का ढका कपड़ा मूर्ति की सुंदरता व कलाकृति देख कर दंग रह गए। वह मूर्ति वास्तव में नारी की अद्भुत है, अति सुंदर। सेतु वर्मन ने बरबस ही कह उठा, वह मूर्तिकार, तुम महान कलाकार है। यही वह क्षण था जब मणि ऋषि और कीर्तिवर्मन के साथ दरबार में प्रवेश किया। उन्होंने देखकर सेतु माधव चौंका। गुरुदेव, आप? कीर्तिवर्मन मूर्ति के पास आकर खड़ा हो गया। उसे ध्यान से देखने लगा। सेतु माधव ने मणि ऋषि को आदर से उस समीप बिठाया, उसे मूर्ति की तारीफ करने लगा। तब कीर्तिवर्मा ने सेतु माधव से कहा, महाराज, इस मूर्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। यह मूर्ति तो बहुत बड़ी कमी है। क्या तुम यह क्या कह रहे हो युवक? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। कीर्तिवर्मन की बात सुनकर जयवर्धन क्रोध से उठा। यदि तुम इस मूर्ति में कोई कमी सिद्ध कर दो तो मैं अपनी दोनों भुजाएं कटवा दूंगा। तो सुनो मूर्तिकार, इस मूर्ति की नाभि में पानी मौजूद है। केवल कहने से कुछ नहीं होता युवक, इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। यह सुनकर कीर्तिवर्मन ने सेतुवर्मन से कहा, महाराज, इस मूर्ति पर चंदन का लेप लगाइए। यह मूर्ति की नाभि पर लगा चंदन का लेप न सूखे तो समझिए मेरा कथन सत्य है। ठीक है, हम अभी मूर्ति की नाभि पर चंदन का लेप लगाते हैं। और तुरंत ही मूर्ति चंदन का लेप लगाया गया। क्या मूर्ति अभी सभी अंग चंदन का लेप सूख गया, लेकिन नाभि के आसपास चंदन का लेप नहीं सूखा। इसका मतलब है कि मेरी शिल्पकला में यह दोष रह गया था। सोचकर जयवर्धन का चेहरा उतर गया। वह मुंह लटका कर सेतुवर्मन माधव के सामने बोला, महाराज, यह युग ठीक कह रहा है। मेरी बनाई मूर्ति वास्तव में कमी ही रह गई। अतः आप दी मेरी दोनों भुजाएं कटवा दीजिए। यह सुनते ही कीर्तिवर्मन ने आगे बढ़कर कहा, मूर्ति काल में आप आगा पाप की बागी नहीं बनूंगा। मेरा यहाँ तुम्हारी दोनों बुझाएं लेने नहीं, बल्कि आप अपने ज्योतिष व मूर्तिकार पिता को खोजने आया हूँ। कौन है तुम्हारे पिता? सुनकर कीर्तिवर्मन ने झुककर जयवर्धन के चरण स्पर्श किए। आप ही मेरे पिता हैं। क्या? जयवर्धन चौंका और अपने कदम पीछे हटा लिए।
मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, आपकी बात ही। मैं भी मूर्ति कला का ज्ञान रखता हूँ। मूर्ति कला के बारे में मैंने अपनी माँ के ज्ञान प्राप्त किया है। उसी के ज्ञान के सहारे माँ आपकी मूर्ति में कमी बताई थी। तुम्हारी माँ क्या नाम है? मेरी माँ का नाम बरखा है। ओह, तुम बरखा की नाजायज बेटे हो? यह सुनकर मणि ऋषि अपने स्थान से उठे। मूर्तिकार जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यह सच कह रहा है कि यह तुम्हारा नाजायज नहीं बल्कि जायज बेटा है। इसका प्रमाण तुम्हारे यह जन्म कुंडली में पढ़ो। मणि ऋषि ने अपनी जन्म कुंडली लेकर जयवर्धन को पढ़ी। यह क्या, मेरी जन्म कुंडली में साफ साफ एक पुत्र का पिता बनूंगा, और 20 वर्ष पहले इस जन्म कुंडली में यह लिखा था कि नजर आया था कि मैं संतान प्राप्ति नहीं होगी। जयवर्धन हैरान अपनी जन्म कुंडली को देखता रहा। तब मणि ऋषि ने उसे समझा, जयवर्धन, 20 वर्ष पहले तुमने भीखूमल नाम के एक निर्दोष व्यक्ति के धन के लालच में हत्या करवाई थी। इसी के परिणाम समरूप तुम्हारी दृष्टि भ्रम हुआ था। ओह, यह बात थी। वो जय वर्मा आगे बढ़कर कीर्तिवरण को छाती से लगाया। बेटे, मुझे क्षमा कर दो। मुझे जल्दी से मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। मैं उसके कभी उससे भी अपनी गलती की क्षमा मांग सकूं। जय वर्मा उसी समय मणि ऋषि को कीर्ति वर्मा के आश्रम में बरखा के पास ले गया और उसे क्षमा मांगी। तत्पश्चात मणि ऋषि के कहने पर राजा सेतुवर्मन ने कीर्तिवर्मन को अपना विशेष सलाहकार नियुक्त किया और वह सुखपूर्वक अपने परिवार के साथ रहने लगा। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, अगली कॉमिक से नफरत की आग। आग आग, ये कवच चित्र दोस्तों।